2013 है न्यू वाला एक्ट, उसके शेड्यूल 3 में दो फॉर्मेट दिए गए हैं। पार्ट ए में है बैलेंस शीट का, और जो पार्ट 2 है हमारा उसमें है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो अभी हम देखो आपकी, और ये है हमारा वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। वर्टिकल फॉर्म में इक्विटी शेयर कैप, पहले जो हमारे 2 हेड्स आएंगे यहाँ पर, पहले हम लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं क्योंकि जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है वो हमारी लाइबिलिटी साइड पर आएगा। तो पहला हेड होगा हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कई बार क्या होता है कि अभी हमने अलॉटमेंट मनी मंगा ली है लेकिन अभी हमें अलॉटमेंट करना बाकी है, ये सेकंड हेड है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट वाले हेड की, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीजें आएंगी आपकी। एक तो आपका हो गया, तो ये हो गया मेन हेड। मेन हेड इज शेयर होल्डर फंड, और उसमें 3 सब हेड हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। ये आपके जहां तक है 12th के लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट आपका नहीं आएगा। जनरली आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो शेयर कैपिटल, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये कौन सा मेन हेड रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड, और उसके सब हेड्स हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद सेकंड आपका आएगा, सेकंड जो होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये वो अमाउंट होता है हमारा कि हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली है लेकिन अभी उसके अगेंस्ट हमें अलॉटमेंट करनी बाकी है। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज इस करोगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो होंगी हमारी, वो होती हैं जो कि हमें लाइबिलिटीज 1 ईयर से ज्यादा में हमें पे करनी है, लाइक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होती है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज क्या होती हैं कि जैसे किसी टाइम गैप के अकॉर्डिंग हम कई बार क्या करते हैं कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटीज है उसे डेफर कर देते हैं, हमें वो टैक्स बाद में लगाना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। इसी तरीके से अगर हमने अब ज्यादा लगा लिया है और बाद में कम लगाना पड़ेगा तो दैट विल बी डेफर्ड टैक्स एसेट्स। यहाँ पर हम उन दोनों को नेट करके डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज अगर आपकी एक्सेस हैं माइनस करोगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और जो नेट आएगा वो आप लाइबिलिटी साइड में लिखोगे। अगर एसेट्स ज्यादा होती हैं तो वो हम अपनी नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, क्योंकि नॉन करंट है ना, ये नॉन करंट है मतलब 1 साल से आपको ज्यादा में आप इनको पे करोगे, तो उसमें बोरोइंग्स भी और अदर कोई लाइबिलिटीज हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कोई ऐसे प्रोविजन जैसे हमारा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, वो पढ़ा था हमने, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट्स के लिए कर दिया। वो जो फंड्स होते हैं जो कि जो प्रोविजन, जैसे डाउटफुल प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो हमारा होता है शॉर्ट टर्म। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उन प्रोविजंस को, या कंपनसेशन, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, तो वो जो प्रोविजंस हैं दे आर फॉर द लॉन्ग टाइम, तो वो हमारे आएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज जो हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में पे करनी पड़ती हैं, तो देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होंगी तो नॉन करंट में, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगी तो करंट लाइबिलिटीज में। इसी में ट्रेड पेबल्स में आपके आते हैं क्रेडिटर्स और प्लस बिल्स पेबल, ये दोनों चीजें हमारी ट्रेड पेबल्स में आ जाती हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज और कोई भी लाइबिलिटी होगी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाता है, तो वो सारी चीजें जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं वो सारे हमारे करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, अभी लाइबिलिटी साइड पर आपके 4 हेड्स होंगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। इसी तरीके से जब हम आते हैं अपने एसेट साइड पर, तो एसेट साइड में सिर्फ सारी एसेट्स को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है? नॉन करंट एसेट्स, और दूसरे करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में वही जो फिक्स्ड नेचर की होंगी आपकी, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं। अगर एसेट्स ज्यादा होती हैं तो नेट हम यहाँ पर लिखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसी के अलावा करंट एसेट्स में ऐसी एसेट्स जिनको हम विद इन अ ईयर
हम अपने कैश में उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक तो है ही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश के बराबर, जैसे हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और या फिर बैंक बैलेंस होता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पर आ जाएंगी, स्टॉक आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में वही डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये दो चीजें आ जाएंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स। ये आपको कहाँ पर दिया है, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका शेड्यूल 3 है और पार्ट ए। पार्ट बी में आपको क्या दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब देखो बेटा, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हमें जो फॉर्मेट है, यहाँ पर एक ये वाला कॉलम भी बनाया हुआ है, नोट नंबर। ओके, तो ये क्या है, नोट नंबर क्या है कि जैसे ये तो हो गया आपका मेन क्वेश्चन, और ये है नोट नंबर कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे शेयर कैपिटल का नोट आपने 1 बनाया, तो उसको आपने डिस्क्राइब करना है पूरा डिटेल में कि कितनी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितनी आपकी फिर उसके बाद इश्यूड है, सब्सक्राइब्ड है, पेड अप है, कॉल्ड अप है, उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आपको नोट में देना पड़ेगा। तो नोट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द मेन, जो आपकी बैलेंस शीट फॉर्मेट है उसमें नोट्स जो हैं वो उसी का ही एक पार्ट होंगे। ये तो हो गई मेन बैलेंस शीट, इसके बाद आप क्या बनाओगे, नोट्स। तो यहाँ पर जैसे बैलेंस शीट ऑफ कोई भी आप नाम लिखोगे और एज ऑन यहाँ पर डेट आ जाएगी आपकी। तो फर्स्ट नोट नंबर 1 हमने बनाया, नोट नंबर 1, आपका जो साइड का नाम होता है दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बेटा यहाँ पर ना आपको ये बिल्कुल एक तरह से क्रैम करनी है, रटनी है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपको एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी साइड का नाम है यहाँ पर हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर उसमें 4 हेड्स हैं। हेड्स में फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड आपका अभी हमने बताया था, थर्ड बताया था, फोर्थ बताया था कि करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज आएंगी, पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज आएंगी, फिर करंट लाइबिलिटीज आएंगी, और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है शेयर वारंट, मनी रिसीव, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है और जिसका अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, सेकंड वो वाला था। तो इस तरीके से जो फर्स्ट है वो शेयर होल्डर्स फंड होगा, उसके 3 सब हेड्स हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द वारंट। तो अब देखो, फर्स्ट हमारा जो शेयर कैपिटल है उसका नोट नंबर हमने 1 दिया, तो नोट्स टू अकाउंट्स आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे और उसका 1 है, मींस कि इसका डिस्क्रिप्शन आपको पॉइंट नंबर 1 में मिलेगा। तो शेयर कैपिटल का पूरा डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर नोट नंबर 1 बना रहे हैं शेयर कैपिटल, उसमें आप कैसे शो करोगे, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को करके लिखोगे, चाहे उसका आपको प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है लेकिन आपको वो शो करना होगा, उसके बाद उसे क्लोज कर दोगे। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल की हमने पब्लिक के पास कितने पैसे को सब्सक्राइब करने के लिए बोला, फिर सब्सक्राइब्ड में कि पब्लिक ने कितने ले लिए। फिर इस सब्सक्राइब के हम 2 पार्ट करते हैं, सब्सक्राइब बट फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इसको हमने 2 पोर्शंस में बांटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिनसे हमें बिल्कुल कंप्लीट पैसा आ गया, मतलब हमने वो मांग भी लिया है, कॉल्ड अप भी हो गया है और वो हमें लोगों ने दे भी दिया है। कोई भी शेयर होल्डर ने किसी भी तरीके से कोई उसमें पेंडिंग नहीं है। ओके, तो सब्सक्राइब को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगर सपोज आपने कोई ऐसे शेयर्स हैं जिन पर पूरा पैसा नहीं मंगवाया है, जैसे हमारा 10 रुपीज का एक शेयर होता है, तो 10 रुपीज के एक शेयर को आपने अभी केवल उन पर 7.5 रुपीज मंगवाए हैं, 2.5 की एक कॉल अभी मंगवाना बाकी है, तो उन वाले शेयर्स को हम कहाँ पर शो करेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। अब आपने मंगवा भी पूरा लिया, सपोज कोई एक शेयर होल्डर है जितने उन पर कोई भी अमाउंट उसका पेंडिंग है, उसने पे नहीं किया, कॉल्स इन एरियर्स हैं, तो कॉल्स एरियर्स हैं तो उस वाले को भी माइनस करके आप ये वाला जो हेड है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसमें उसको शो करोगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका इसमें से क्वेश्चन भी पुट होता है, जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो यहाँ पर भी वो आएगा।
यस, देखिए जैसे इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 1 है, on the 1st April 2012, Vivek Limited formed an authorized capital of 1 crore divided into 2 lakh equity shares of 50 each. तो ये हमें ऑथराइज्ड कैपिटल का, तो देखो पहले हमने ये विवेक लिमिटेड की बैलेंस शीट को ड्रॉ किया, उसमें सिर्फ हमें किस क्या दिखाना है, जो हमारा शेयर कैपिटल वाला पोर्शन है वो शो करना है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। जो हम बैलेंस शीट में फर्स्ट वाला अपना सब हेड मीन्स शेयर कैपिटल शो करते हैं, हमें वो कंप्लीट दिखाना है। आल्सो प्रिपेयर फॉर द नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम, और उसको डिस्क्राइब करते हुए जो आपको नोट नंबर होगा वो भी बनाना है। तो कैपिटल जो हमारे होगी ये टोटल हमारी इतनी आई है। अब ये यहाँ पर तो पहले आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, उसका जो कंप्लीट होगा उसको यहाँ पर लिख दोगे। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल जो भी आपको दी हुई है, देखो यहाँ पर गिवन है ये कि 1 करोड़ है, और उसके पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे। 2 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 50 ईच है, और यहाँ पर हमारी 1 करोड़ आ गई, उसको क्लोज कर दिया। कंपनी ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस, अभी उसने केवल 1,80,000 के लिए, एक शेयर हमारा 50 का है, तो हमने 90 लाख के लिए पब्लिक को बोला, तो 180 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, ये हमारी क्या है, इश्यूड कैपिटल। लेकिन इसमें से सब्सक्राइब कितनी हुई है वो देखते हैं। The issue was fully subscribed and the company allotted shares to all the participants. The company did not make any call during the year. अभी केवल हमने कहाँ तक किया है, देखो एप्लीकेशन पे 15 रुपए आने थे और अलॉटमेंट पे 20 रुपीज आने थे, तो टोटल 35 रुपीज हमने कॉल्ड अप किए हैं, और हमारे 15 रुपीज अभी पेंडिंग है, बिकॉज ये कंपनी ने अभी मंगवाए ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास केवल आया है 35 रुपीज ऑन द कितने शेयर्स, 1,80,000। तो बेटा अब जब हम सब्सक्राइब्ड वाला करेंगे, यस देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आपने हेडिंग डाला, तो ये कौन सा है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट, आप उसको नहीं करोगे ना सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप नहीं है ये, क्योंकि अभी 15 रुपीज की जो कॉल है वो हमने मंगवाई ही नहीं है, तो ये आ जाएगा हेड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। और 1,80,000 शेयर्स हैं एट ₹50 ईच का है, लेकिन अभी कितने कॉल्ड अप किए हैं, केवल 35। तो 1,80,000 को आप 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दैट विल कम 63 लाख, एंड 63 लाख जो आपका अकाउंट आया है नोट्स टू अकाउंट्स में, उसे आप अपने हेड में, मेन हेड में यहाँ पर शो कर दोगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये बैलेंस शीट बनाने के लिए, उसका एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आ सकता है। इनको आप खुद करोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। देखो इशू ऑफ शेयर्स ये होता है कि हमारी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसका मेन होता है कि वो कैपिटल इकट्ठी करती है अपने शेयर्स को इशू करके टू द जनरल पब्लिक, उसके लिए वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो दो तरह के हमारे शेयर्स इशू होते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है पब्लिक इशू, की जनरली पब्लिक को आप एक प्रोस्पेक्टस इशू कीजिए और पब्लिक को ये ऑफर कीजिए कि वो आपके कंपनी में अमाउंट लगाने के लिए, कैपिटल लगाने के लिए, डिपॉजिट्स लगाने के लिए एप्लीकेशन दें। ठीक है, आपके शेयर्स परचेज करने के लिए अप्लाई करें। उसके बाद दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक ही कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसी को सारे शेयर्स इशू कर देते हो। लाइक बैंक्स हो सकते हैं कि आप बैंक्स को भी इशू करते हो, अगर आपने उससे कोई फाइनेंस लेना है तो आप फाइनेंस उन्हें लोन की तरह ना लेकर अपनी शेयर्स के बदले, मतलब एक तरीके से आप उन्हें अपने शेयर्स दे देते हो और वो आपके कंपनी में पैसे लगा देते हैं। या कोई भी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो लोगों की छोटी छोटी डिपॉजिट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें किसी भी अच्छे कंपनी में लगाते हैं। तो उनका ये जनरली काम होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में अपने अमाउंट को, लोगों के अमाउंट को, जो डिपॉजिट्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं उनमें इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके की जब होती है कि जनरली पब्लिक को इशू ना करके हम प्राइवेटली उनको शेयर्स दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। Private placement of shares means issue and allotment of shares to a relatively small number of groups, number of selected group of investors
प्राइवेटली, कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं करना आपको, कुछ गिने चुने लोगों को ही आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हो, नॉट टू द पब्लिक इन द जनरल थ्रू द पब्लिक इशू, मतलब कोई पब्लिक इशू नहीं निकाला जाता, कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता। These investors usually are banks, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि इसी तरीके का काम करती हैं कि लोगों के डिपॉजिट्स इकट्ठा करके उस डिपॉजिट्स को किसी भी बेनिफिशियल कंपनीज में लगाते हैं, तो उन लोगों को ये कंपनीज अपने शेयर्स इशू कर देते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? आईपीओ। देखो बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे ना और आगे आगे बड़ी क्लासेस में आ जाओगे, तो आप एक बहुत सुनोगे, न्यूज़पेपर भी उठा के देखो तो आईपीओ, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपना इशू निकालती है, इशू निकालने का मतलब है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है, तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मेकिंग एन ऑफर टू द इन्वाइटिंग पीपल इन जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब इशू किया जाता है टू सब्सक्राइब द शेयर्स, इट इज नोन एज आईपीओ। द कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू अंडर द डिफरेंट मॉडल्स और प्राइसेस, मोड्स और प्राइसेस, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से हम उसको पार पे, अभी ये क्या होते हैं ये बताएंगे, पार पे क्या होते हैं, प्रीमियम पे क्या होता है, डिस्काउंट पे, किसी भी तरीके से पब्लिक को वो दे सकते हैं। अब आते हैं हमारे अकाउंटिंग ऑफ शेयर। जब भी आप इशू करते हो, इशू निकालते हो, तो किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती हैं वो देखेंगे। देखिए बेटा, दो तरीके से शेयर इशू किए जा सकते हैं, एक तो होता है फॉर कैश और एक फॉर अदर देन कैश। फॉर कैश का मतलब है कि आप शेयर्स दो और उसके बदले में आपको पब्लिक क्या देगी? कैश देगी। या कई बार कुछ सर्विसेज के बदले भी या कुछ एसेट्स के बदले भी आप शेयर्स देते हो। जैसे सपोज आपने कंपनी स्टार्ट की, आपने 1 करोड़ की कोई मशीन खरीदी, आपको उस पर वेंडर को क्या करना है? पेमेंट करना है। तो वो कैश में पेमेंट ना करके आप उन्हें अपने शेयर्स दे देते हो, तो इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। और अगर आप कैश के बदले ही कर रहे हो तो इट इज अ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की। इसमें कैसे करेंगे? इसमें भी दो तरीके से होता है। सबसे पहला है इन द लमसम अलोंग विद द एप्लीकेशन, और इन द इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट हमारा आता है इन द लमसम। लमसम मतलब एक साथ। जैसे सपोज आपने 10 लाख शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो इट विल कम 1 करोड़। आपने 1 करोड़ के कहा कि भी आप ले लो, लेकिन एप्लीकेशन के साथ ही सारा अमाउंट आपको देना है। तो यह है लमसम में, कि एक बार में ही सारी आप दे दोगे। तो हमारे पास देखो कोई भी पहली बात तो ये समझिए कि जैसे हमारा 10 रुपीज का शेयर है ना, तो इसका अमाउंट हम एक साथ नहीं मंगवाते। हमें कुछ अमाउंट, जैसे 2.5 अमाउंट हमें एप्लीकेशन के साथ मंगवाना होता है। ये एक एग्जाम्पल है, वो कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट आता है वो 5%, जो फेस वैल्यू होगी उसके 5% से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 5% ऑन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर तो हम 25% कर रहे हैं ना, 10 रुपीज का शेयर है, और जो हम मिनिमम अमाउंट रख रहे हैं दैट इज 2.5। ओके, 2.5 सपोज अलॉटमेंट पे आएगा, और बाकी का 2.5 फर्स्ट कॉल पे और 2.5 हमारा फाइनल कॉल पे। तो इस तरीके से हम लंप सम में तो होता है कि एक साथ 10 के 10 रुपए आप एक साथ मंगवा रहे हो। लेकिन जब हम दूसरे वाले मोड की बात करते हैं, मींस इन द इंस्टॉलमेंट, तो पैसा एक साथ नहीं आता, वो किश्तों में आता है इस तरीके से। तो ये एप्लीकेशन के लिए भी दो एंट्री होंगी, एक रिसीव करने की और उससे कैपिटल जनरेट करने की। अलॉटमेंट में भी दो होंगी, एक कैपिटल जनरेट करने की और एक रिसीव करने की। सेम इन द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, या और भी कोई कॉल्स हैं तो उसमें भी एक अमाउंट होगा आपका इस कॉल मनी को रिसीव करने के लिए, और एक होगी उससे कैपिटल जनरेट करने के लिए। तो अब हम करते हैं फॉर द रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी। तो दो एंट्रीज हो गई आपकी एप्लीकेशन के लिए, दो एंट्रीज अलॉटमेंट के लिए, दो फर्स्ट कॉल के लिए और दो फाइनल कॉल के लिए। अब देखिए, हम ये मानकर चलते हैं कि हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, और हमारी जो टोटल कैपिटल है दैट इज 1 लाख।
ठीक है, हम 10 रुपए का शेयर है, 2 एन एप्लीकेशन आना है, 2 ऑन अलॉटमेंट आना है, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। तो इसी वाले क्वेश्चन में हम कर लेंगे कि किस तरीके से एंट्रीज करोगे। देखो बेटा, जब एप्लीकेशन हम कोई इशू निकालते हैं ना, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन मनी आते हैं उसमें हमें नहीं पता होता कि कितना लोग हमारे कंपनी को पसंद करेंगे और कितनी हमें एप्लीकेशन देंगे। इसलिए शेयर एप्लीकेशन के लिए हम पहले रिसीव करने वाली एंट्री करते हैं। ये हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहली बात तो आप ये समझिए, ये किसी एक इन्वेस्टर या किसी की नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हम ये एंट्रीज कर रहे हैं, और एक्स वाई जेड लिमिटेड या कुछ भी होगा। तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के लिए, कंपनी के पास बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन अकाउंट हमारे थे 10,000 शेयर्स, उन पर 2 रुपीज के हिसाब से अगर देखें तो आपके पास आ जाएंगे 20,000 रुपीज। अब सपोज हमारा जो हमें टोटली मनी रिसीव हो गई, अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है दैट इज ए पार्ट ऑफ अवर शेयर कैपिटल। तो इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $20,000। ओके, ये दो एंट्रीज हमारी हो गई एप्लीकेशन के लिए। सेकेंड एंट्री, अब हम आते हैं अलॉटमेंट पर। जब हमारे पास ये हमने 10,000 शेयर अप्लाई कर दिए, तो हम उनको ही अलॉटमेंट करने के लिए लेटर भेज रहे हैं। अलॉटमेंट के लिए हमें पता है कि पहले से ही जब हम डिसाइड करते हैं कि हम ये शेयर अलॉट करेंगे, तो पहले से ही हमें पता होता है कि कितना अमाउंट हमारा अलॉटमेंट पर आएगा। तो एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट आएगा, पहली कैपिटल उसकी जनरेट कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन आप लिखोगे फॉर जनरेटिंग कैपिटल थ्रू द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर बीइंग द शेयर अलॉटेड एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपीज की अलॉटमेंट है, तो हमारी जनरेट होगी 20,000 रुपीज की। ये हमने जनरेट कर लिया, फिर लोगों से मंगवा लिया और लोगों ने हमें दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आजकल सिक्योरिटी अलॉटमेंट लिखते हैं, टू सिक्योरिटी अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर्स की जगह पर जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी अकाउंट। ये 20,000। सेम बेटा, इसी तरीके से हम आएंगे फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पर। पहले उसको ड्यू कर लीजिए, फिर कैपिटल में उसको रिसीव कर लीजिए। ड्यू करने के लिए आपकी एंट्री होगी कि पहले फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मीन्स फर्स्ट कॉल से आपकी कितनी कैपिटल जनरेट होगी, 10,000 शेयर्स हैं और 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, 30,000। फिर अमाउंट रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कहाँ से रिसीव हुआ है वो, फर्स्ट कॉल से। और सेम हम करेंगे सेकंड कॉल के लिए, पहले ड्यू कर लो और फिर उसकी रिसीव कर लो। ड्यू करने के लिए सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब वो रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, तो मीन्स एप्लीकेशन के केस में पहले रिसीव करोगे फिर ड्यू करोगे, और बाकी सबके केस में पहले ड्यू कर लोगे, क्योंकि हमें कंफर्म हो जाता है कि इतना अमाउंट हमारे पास जनरेट होगा ही। लेकिन एप्लीकेशन के केस में हमें नहीं पता होगा कि लोग कितना अमाउंट हमें देंगे, और उसके बाद आप रिसीव करोगे। और यही प्रोसीजर आपका चलेगा इसमें, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में। देखिए बेटा, अभी हम कर रहे थे इन द लमसम, तो लमसम में एक ही एंट्री आपकी केवल होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहले रिसीव किया हमने, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट भी अभी है और फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल सब यहीं पर है। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल जो होगी आपकी रिसीव होने वाली। देखिए,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते, अब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। अभी ये सिक्योरिटी प्रीमियम को अभी आप छोड़ दीजिए, अभी मैं बताऊंगी कि ये क्या होता है और किस तरीके से एंट्री करते हैं, आप इसे छोड़ देंगे। अभी आप एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब पहले पूरे पैसे को ड्यू कर लो और फिर उस पूरे पैसे को रिसीव कर लो, ठीक है। सॉरी, ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में पहले रिसीव कर लो और फिर उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। A Limited offered to the public on the 1st April 2016 10,000 equity shares at the rate of 10 each as per along with the application. एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर ऑल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आपकी सारी एप्लीकेशन रिसीव हो गई 30 अप्रैल को एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई को हो गया। अब उसकी पास हमें जर्नल एंट्री करनी है, हमें ना तो कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग से कोई अमाउंट नहीं है, इट मीन्स कि इट इज़ अ लमसम केस और इसमें सारा पैसा हमें एक साथ मिल जाएगा। तो पहले जब रिसीव होगा तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहीं से देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था तो 1,00,000 रुपीज, और फिर इस एप्लीकेशन मनी को आपने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। यस बेटा, क्लियर है ये यहाँ तक? यस, क्लियर है। आगे आते हैं बेटा, शेयर पेबल, ये शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें एप्लीकेशन मनी आती है, कुछ कुछ अलॉटमेंट मनी आती है, कुछ कॉल मनी आती है। यहाँ पर आप एक चीज को ध्यान रखोगे कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 उन्होंने कहा है कि जो हमारी एप्लीकेशन मनी है दैट शुड नॉट बी लेस देन बाय 5% ऑफ द फेस वैल्यू, लेकिन जो सेवी है वो ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वो कहती है, सेवी कहती है कि जो हमारी एप्लीकेशन मनी है वो कम से कम 25% होनी चाहिए ऑफ द इशू प्राइस। अब इशू प्राइस और फेस प्राइस, फेस वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमारी शेयर पर लिखी होती है, मतलब जितने का उसका नॉमिनल वैल्यू है, जैसे 10 रुपीज का शेयर है या 15 रुपीज का है तो जो उसकी फेस वैल्यू है, और इशू प्राइस है जितने पर इसको इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम शेयर जो इशू कर सकते हैं वो एट पार भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। बट एट डिस्काउंट जो है वो अब कंपनीज एक्ट ने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप जब भी शेयर इशू करोगे ना तो आप एट डिस्काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ एक जब हम एज अ स्वैट इक्विटी, स्वैट इक्विटी का मतलब होता है जब एम्प्लॉयज को हम शेयर्स इशू करते हैं तो केवल वही डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, और जो एम्प्लॉयज को इशू की जाती है कैपिटल उसको कहते हैं स्वैट इक्विटी। उसके अलावा डिस्काउंट पर आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ये होता क्या है, पार का मतलब है कि जब 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर आप 10 रुपीज में ही इशू करते हो, पब्लिक को देते हो। एट प्रीमियम का मतलब है कि जब आप सपोज 10 रुपीज की फेस वैल्यू, जिसका कीमत जो है फेस वैल्यू 10 रुपीज है, उसको आप मोर देन फेस वैल्यू मतलब 15, 20, इवन आप अगर प्रैक्टिकली यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हो तो आप देखोगे कि कई बार तो अच्छी जो कंपनीज होती हैं उनके 10 रुपीज की एक शेयर की कीमत 400, 500 तक भी चली जाती है इन द ओपन मार्केट। तो जब हम इशू करने की बात करते हैं, इशू मतलब जब भी आपके फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर आप अपने शेयर्स को इशू करोगे, मार्केट में सेल करने के लिए दोगे, तो दैट विल बी द केस ऑफ प्रीमियम, शेयर इशू ऑफ द शेयर्स एट प्रीमियम। और जब हम उसकी फेस वैल्यू से कम पर इशू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन अब मैंने आपको बता रहा है कि इसका एक सेक्शन है तो जो कि प्रोहिबिट करता है 52 सेक्शन कि आप इस डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते।
केवल एक केस है कि जब एम्प्लॉयज को इशू किया जाता है एज द स्वेट इक्विटी, तब आप उनको डिस्काउंट पर दे सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन मनी की। एप्लीकेशन मनी एज पर द एक्ट तो आपकी कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 5% ऑफ फेस वैल्यू, और एज पर सेवी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपकी 25% ऑफ इशू प्राइस। ठीक है, इससे ये कम नहीं होना चाहिए, कम से कम आपको इतना तो एप्लीकेशन पे मंगवाना ही है। उसके बाद है आपका कि जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी के लिए होंगी, दो एंट्रीज होंगी आपकी, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट में पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया या ड्यू कर दिया, फिर उसको मंगवा लिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। यस बेटा, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्लीकेशन एंड कॉल्स व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो कॉल्स के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कॉल्स आप जो मंगवाओगे वो एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, कि आपने ये आर्टिकल्स में अपने मेंशन किया हो कि आप किस किस तरीके से, जब भी आप आईपीओ निकालोगे या कभी भी आप पब्लिक ऑफर निकालोगे, तो उसमें चाहे वो इनिशियल हो चाहे बाद का हो, तो कितना कितना अमाउंट आप एप्लीकेशन पे मंगवाओगे, कितना अलॉटमेंट पे, कितना कॉल्स पे, इट ऑल शुड बी मेंशन इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पहली बात तो ये कि उसमें आपको मेंशन करना होगा। दूसरा है कि जो टेबल एफ है कंपनीज की, अगर आपने कोई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपने नहीं बनाए, तो हमारी एक टेबल एफ दी हुई है, उसमें कुछ जनरल रूल्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो आपको फॉलो करने होंगे। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि कोई भी दो कॉल है ना, उनके बीच में 1 मंथ से ज्यादा का गैप होना चाहिए। मतलब कि उनमें मिनिमम जो पीरियड है, आपने फर्स्ट कॉल मंगवाई, ऐसा नहीं है 10 दिन के बाद ही आप सेकेंड कॉल मंगवा रहे हो। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मंथ पीरियड, और बिटवीन द टू कॉल्स कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। जब भी आप कॉल मंगवाओगे तो 14 डेज का नोटिस दोगे, प्रायर नोटिस टू द शेयरहोल्डर्स, कि आपको भाई अब कॉल जमा करनी है। तो अगर आपको ये करना है कि 15th डेट को आपने कॉल की है, तो आपको कम से कम 1 डेट को या उससे पहले उनको नोटिस, मतलब उनको टाइम पीरियड देना होगा उसके बीच में, 14 दिन का कम से कम, 14 डेज का, कॉल्स को जमा करवाने से पहले। अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू, कि जो कॉल्स होंगी हमारी, वो उसका एक का अमाउंट 25% ऑफ द फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। एंड कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस एंड ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास। ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच हैं, वो एक ही क्लास है आपकी, एक ही तरीके के सारे शोल्डर्स हैं। एक कुछ शेयरहोल्डर्स को बोल रहे हो आप 5 रुपीज की कॉल, और कुछ शेयरहोल्डर्स को बोल रहे हो कि आप 7 रुपीज की कॉल है, ऐसा नहीं होगा। अगर एक ही क्लास के एक ही जैसे शेयर्स हैं तो उन पर सेम कॉल की जाएगी। तो बेटा ये चारों पॉइंट्स हैं, ये आपको एक बार देख लेना कि एटलीस्ट 30 डेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉल्स, एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस, at least at most 25% ऑफ द फेस वैल्यू अमाउंट, और जितने भी सेम क्लास के शेयर्स हैं उन पर सेम कॉल रहेगी। एक कंपनी में इशू शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम। देखो बेटा, थियोरेटिकली पर्पज से 3 तरह के होते हैं, पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे होता है। लेकिन जो सेक्शन 53 है वो हमें कहता है कि आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। 54 कहता है केवल एक केस है जिनमें आप कर सकते हो, जब आप एम्प्लॉयज को एज द स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे। और ये स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, जब हम अपने एम्प्लॉयज को इशू करते हैं, तो उनको केवल डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, अदरवाइज आप नहीं करोगे। अकाउंट की प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलता है इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे गेट देयर डिविडेंड फर्स्ट। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द
life of the company, at the end of the company, they get their capital back first by the equity share. Equity share से पहले उनकी capital वापस के, so they are called preference shares. तो if the calls are more than one, the entries are same. अभी हमने जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया था उसमें 2 कॉल्स मानकर हम चले थे, जितनी भी आगे कॉल्स होंगी ना सब में यही वाली एंट्री होंगी, 2 एंट्रीज होंगी, पहले आप उसको ड्यू कीजिए और फिर उसको रिसीव करने के लिए एंट्री कीजिए. इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, देखो अभी हमने बताया था कि पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है और एक होता है डिस्काउंट पे. तो डिस्काउंट पे तो आजकल होता ही नहीं है क्योंकि 53 जो सेक्शन है न्यू कंपनीज एक्ट 2013 का, उसने कह दिया कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करेगी, केवल अपने एम्प्लॉयज को देना चाहे तो दे देगी. तो 2 ही केस बचते हैं हमारे, एट पार पर और एट प्रीमियम पर. ठीक है, उनको उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रीमियम पर जब हम इशू करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी फेस वैल्यू 10 रुपीज का है ना, तो आप उसे 15 रुपीज का, मतलब मोर देन फेस वैल्यू होना चाहिए, उसको 15 रुपीज में इशू कर रहे हो. जैसे एग्जाम्पल हमारा इस तरीके से है 3322, 10 रुपीज है इस तरीके से, और एट इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5. तो जनरली जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो, तो हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हम किसके साथ लेते हैं, अलॉटमेंट के साथ. तो यहाँ पर हमारा 5 रुपीज का हम अलॉटमेंट, मतलब कि हमारी एप्लीकेशन होगी 3 की, 8 रुपीज का क्या होगा अलॉटमेंट, जिसमें से 3 की तो कैपिटल है और प्लस उसमें है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और 2 रुपए का हमारा फर्स्ट कॉल है और 2 रुपीज का हमारा फाइनल कॉल है. तो इस तरीके से हमें 15 रुपीज रिसीव होंगे. कैपिटल इसमें 10 रुपीज ही होगी जितनी फेस वैल्यू है, और 5 रुपीज का हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में एक अलग से रिजर्व आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे वो मैं बताती हूँ. यस, एक्स कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द 10,000 शेयर्स, और 10 रुपए का एक शेयर है. अमाउंट इज पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो 3, 4, 7 एंड 3 10 रुपीज हो गए बेटा. इट इज द केस ऑफ पार वैल्यू एंड द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड. मतलब देखो ना तो कोई कॉल्स इन एरियर्स हैं और ना ही कोई डिफॉल्ट है कि किसी पर्सन ने नहीं दिया. इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसकी हमें 5 जनरल एंट्रीज करनी है. अब यहाँ पर जब हमें अलग अलग से ये अमाउंट दिया हुआ है ना, तो मीन्स ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है. सबसे पहले 10,000 आपके शेयर्स हैं, 10,000 पर 3 रुपीज से एप्लीकेशन रिसीव होगी. एंट्री क्या करोगे, एप्लीकेशन के लिए हम पहले रिसीव करने वाली करते हैं. एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए से हो गया 30,000, तो ये रिसीव कर लिया. दूसरी एंट्री आप पास करोगे, ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है इसको कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये सेकंड हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट, और उसके बाद एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. नेक्स्ट वाली एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की. देखो हमारा जो अमाउंट था दैट वाज 4 रुपीज, तो 10,000 शेयर्स हैं और 4 रुपीज का आपका अलॉटमेंट है, तो इट विल 40,000 रुपीज. फिर आप रिसीव करोगे, सबने दे दिया पूरी तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगी डेट आपकी जिस पर हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट. ओके, और सेम हमारा जो प्रोसीजर रहेगा दैट विल बी ऑफ
कॉल के लिए पहले ड्यू कर लो, फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगला वाला हम नहीं करेंगे, बिल्कुल यस, शेयर शुड बी, देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जी लिमिटेड इंटेंड्स, वो ये चाहते हैं टू इशू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच public for subscription. Management was suggested by the accountant Rahul that shares should be issued at 10% discount. अब आप इसमें लिखोगे as per the section 53 of the Companies Act. ये है section of Companies Act 2013. It is prohibited by the companies कि ये नहीं वो कर सकती हैं, तो हमें नहीं करना है. What will be the reason for the not accepting the suggestion? तो आप इसमें किसका रेफरेंस दोगे बेटा? सेक्शन 53 का ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 नहीं 2013. अब है इशू ऑफ शेयर्स एट द प्रीमियम. इशू ऑफ शेयर्स मतलब मोर देन फेस वैल्यू पर करोगे, हमारा उससे रिजर्व एक क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कलेक्ट होता है ना बेटा, इसको हम फ्रीली, एक हमारा है सेक्शन 52 जो कि हमें ये बताता है कि हम इसे किसी भी काम के लिए, कंपनी का रिजर्व है ये, लेकिन कंपनी कुछ बहुत ही लिमिटेड और प्रोहिबिटेड वर्क्स के लिए ही इसको यूज कर सकती है. तो सेक्शन 52 में वो वर्क्स बताए गए हैं कि किसके लिए हम ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसका यूज कर सकते हैं. तो इससे रिलेटेड आपका कौन सा हुआ बेटा? सेक्शन 52. सेक्शन 52 में हमें डिस्क्राइब किए गए हैं वो पर्पस जिसके लिए हम इसको यूज करेंगे. वो कौन कौन से काम है वो पढ़ते हैं बेटा. देखिए, सेक्शन 52 of the Companies Act 2013 requires that the amount of premium received on the securities to be credited to the security premium account. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोल सकते हैं. अब इसको हम शो कहाँ पे करते हैं? जो हमारा फर्स्ट हेड होता है, कौन सा वाला हेड था? देखो वो शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड तो है हमारा मेन हेड, शेयर होल्डर्स फंड. उसमें 3 सब हेड थे, आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया. फर्स्ट था हमारा शेयर कैपिटल, दूसरा था रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा था हमारा उसमें कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट. ठीक है, तो शेयर वारंट वाला तो टॉपिक आपके में जहां तक आएगा नहीं, तो आपको यही याद रखने हैं सब हेड और 2 सब हेड्स अंडर द शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में जो 2 हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है दैट विल कम अंडर द सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. अंडर द हेड कौन सा रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड. सब हेड कौन सा रहेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस. और उसके नीचे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखाते हैं. ओके, तो डिस्क्लोजर किस तरीके से करोगे? प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर होल्डर फंड्स हेड, मेन हेड कौन सा हुआ? शेयर होल्डर्स फंड. सब हेड कौन सा हुआ? रिजर्व्स एंड सरप्लस. और उसका नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. यूटिलाइजेशन देखो बेटा कैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका फ्रीली हम हर एक काम के लिए यूज नहीं कर सकते. कुछ लिमिटेड काम है जिनके लिए इसका यूज होगा. वो कौन कौन से काम है? दैट इज मेंशन. मतलब जो सेक्शन आपका 52 है ना, वो पूरा का पूरा शेयर प्रीमियम से रिलेटेड है. शेयर प्रीमियम जो 52 का सबसेक्शन 1 है वो हमें ये बताता है कि उसे कहते मतलब कहाँ पर उसको प्रेजेंटेशन होता है, कि कहाँ पर उसको आप बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करोगे. और सब सेक्शन 52 का सब सेक्शन जो 2 है वो ये बताएगा कि किस किस कामों के लिए इसे यूज किया जा सकता है. तो बेटा अभी तक वैसे सेक्शन आपको ज्यादा याद नहीं रखने, लेकिन जो प्रीमियम और डिस्काउंट वाला उसे याद करोगे. 52 है प्रीमियम से रिलेटेड, 53 है डिस्काउंट से रिलेटेड, और 54 है जो कि ये 53 कहता है कि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, 54 कहता है केवल स्वेट इक्विटी के लिए डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं. 52 की बात कर रहे थे हम प्रोविजंस की, तो सॉरी प्रीमियम पे की.
तो प्रीमियम जो होता है इसका सबसेक्शन 2 जो सेकंड पॉइंट है वो हमें बताता है कि किस किस चीज के लिए आप इस रिजर्व को यूज कर सकते हो। तो वो हमारा है कि एक तो फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए इस फंड को हम यूज कर सकते हैं। अब ये बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो डिविडेंड डिक्लेयर करके उसमें जैसे डिविडेंड में दिया प्रॉफिट जो देते हैं हम उसका हिस्सा वो कैश में या चेक के द्वारा दिया जाता है। लेकिन कई बार जब लिक्विडिटी क्रंच होते हैं और कंपनी के पास ये प्रीमियम वाला अमाउंट पड़ा होता है, तो कंपनी क्या करती है कि प्रॉफिट मतलब डिविडेंड के बदले कैश ना देकर, चेक्स ना देकर वो और शेयर दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो दे आर कॉल्ड बोनस शेयर, जिनके लिए शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, वो उन्हें एज अ शेयर ऑफ डिविडेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट या एज अ डिविडेंड वो उन्हें मिलते हैं। तो दे आर कॉल्ड बोनस शेयर। तो जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उस बोनस शेयर को वो कहाँ से कर सकती है? अपने एसपीआर, एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें से इशू कर सकती है। मतलब एसपीआर का यूज, एक यूज ये हो गया कि उसको आप किस में कर सकते हो? बोनस शेयर इशू करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर का यूज किया जा सकता है। कुछ कमीशन पेड ऑन द डिस्काउंट अलाउड, कंपनी अगर सपोज किसी भी कुछ एक आधा केस है ना जिसमें डिस्काउंट पर अलाउड कर सकती है, तो वो जो डिस्काउंट का लॉस है उसे रिकवर करने के लिए या उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है। ठीक है, जैसे सपोज दो कैटेगरीज के कंपनी ने इशू किए शेयर्स, एक इक्विटी का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो डिस्काउंट पर हुआ और दूसरा वाला प्रीमियम पे हुआ। तो दूसरे वाले कैटेगरी से हमें कुछ प्रीमियम रिसीव हुआ, उस प्रीमियम का यूज इस वाले कैटेगरी जो आपकी डिस्काउंट पर इशू की गई थी उस डिस्काउंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इस डिस्काउंट के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉर द पेबल ऑन द रिडेम्पशन। कई बार क्या होता है कि हम देखो, जब भी आप इशू करोगे और आपको प्रीमियम मिलेगा तो दैट इज अ गेन फॉर द कंपनी। लेकिन जब हम रिडीम करते हैं शेयर्स को, मतलब उनको पे ऑफ करते हैं और उस समय पर हमें कोई प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो दैट इज ए लॉस। तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए जो हमारे पास रिजर्व बना हुआ है ना उसको यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर बायबैक। देखो, कंपनी को ना कैपिटल रिडक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन अगर सपोज कंपनी कुछ कंडीशंस हैं, उतना आपको पढ़ना नहीं है, अगर वो किया जाता तो उसके लिए जो पेमेंट करनी है वो हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं। एक्सेप्ट दीज 5 प्रोविजंस, इन 5 चीजों की बजाय आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करोगे। बेटा, बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बोर्ड नहीं, बोर्ड के हिसाब से तो है ही, बाकी आगे भी जब आप स्टडीज करोगे तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, आपको ये याद करना है। एक तो बोनस शेयर्स के लिए प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अगर कोई डिस्काउंट पर शेयर इशू किए तो उस डिस्काउंट को और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम देना है उसको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर अपने खुद के शेयर परचेज करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। ठीक है, जैसे अगर कोई कंपनी ये चाहे कि भाई मैं अपने रूटीन एक्सपेंसेस को लेकर इसमें यूज कर लेता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम को, या कोई इसमें से कोई एसेट्स खरीद लेता हूँ, तो दैट इज नॉट अलाउड एज पर द सेक्शन 52। आप वो काम नहीं कर सकते। केवल ये 5 केसेस हैं, 5 फंक्शंस हमें दिए हुए हैं जिसके लिए कि आप शेयर प्रीमियम का यूज करोगे। ओके, यस। आगे हम आते हैं बेटा कि इनकी आपको इसका आप अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से करोगे शेयर प्रीमियम की। देखो, पहली बात तो ये हुई कि जो भी आपका प्रीमियम का अमाउंट होगा, या तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया हो कि आपको ये प्रीमियम कब एडजस्ट करना है, विद एप्लीकेशन करना है या विद अलॉटमेंट करना है, फर्स्ट कॉल करना है, फाइनल कॉल करना है, तो आपको ये उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं बताई हुई है तो आपको जो इम्प्लाइड है वो किसके साथ करोगे? अलॉटमेंट के साथ उसका एडजस्टमेंट करोगे। अब अलॉटमेंट के साथ करना है तो एंट्री कैसे करोगे? देखो, आपको पता है कि आप अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज करते हो। पहली वाली जो एंट्री होती है वो होती है ड्यू करने के लिए, और दूसरी एंट्री किसके लिए होती है? उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए।
जो अमाउंट आपको रिसीव होता है। ठीक है, तो पहली वाली जो एंट्री करोगे ना ड्यू वाली, उसके साथ आप उसको उसकी ट्रांजेक्शन करोगे किस तरीके से, देखो सिंपली आप करते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री करते हो। लेकिन अभी हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 10 रुपीज का है, वो हमने 2 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया है। आपको जो अमाउंट मिलना है वो इस तरीके से मिलना है 3 और 3 और 3 6 और 2 तो 10 रुपीज, और इसके साथ प्लस 2 रुपीज का आपको प्रीमियम मिलना है। तो टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट हो जाएगा 5। तो जब आप ड्यू करोगे तो शेयर अलॉटमेंट पर आपको टोटल मिलने हैं 5 रुपीज, उसमें से शेयर कैपिटल जो केवल शेयर वाला पोर्शन है दैट इज 3, और ये गेन है ना 2 रुपीज का प्रीमियम, तो ये हमको जब रिसीव होगा तो उसके लिए करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमेशा गेन को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपीज, 2 रुपीज, इस तरीके से एंट्री होगी ये। और फिर जब आपको अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या सिक्योरिटी अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपीज, टोटल 5। प्रीमियम की इस तरीके से एंट्री करोगे, ड्यू करते हुए आप उसकी एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू प्रीमियम। कैपिटल के आपको मिलेंगे 3 रुपीज और प्रीमियम के आपको मिलेंगे 2 रुपीज, और जब रिसीव हो जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 5 रुपीज। ओके, इस तरीके से। यस बेटा, एक क्वेश्चन देख लीजिए इसका। इशू शेयर्स एट द प्रीमियम, देखो वाई लिमिटेड इश्यू 20,000 शेयर्स, कितने थाउजेंड शेयर्स हैं, 20,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज विद द एप्लीकेशन। जो अब यहाँ पर देखो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो 2 रुपीज है पेबल एट द पेबल along with the application. All the shares were applied and duly allotted. Pass the journal entries and journal entries. अब ये यहाँ पर हम जो सारा का सारा अमाउंट है ना वो हमें जर्नल एंट्रीज पर ही मिल रहा है, वो उस पर एप्लीकेशन पर ही मिल रहा है। तो एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो जहाँ पर देखो रिसीव करते हैं तो हमें टोटल मिल गया 20,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज से मिल गया, तो ये 2,40,000। अब सेकेंड एंट्री हम जो एप्लीकेशन पे मनी हमें रिसीव होती है दैट इज 2,40,000, उसमें से कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल का पोर्शन और टू सिक्योरिटी प्रीमियम का पोर्शन। 20,000 पर आपको 12 रुपीज से टोटल 2,40,000 रिसीव हुए, जिसमें से आपकी कैपिटल है 10 रुपीज की, तो 20,000 माइनस 10 इट विल बी 2 लाख, और शेयर प्रीमियम आपका कितना है 40,000। 20,000 शेयर्स हैं और 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो उन दोनों को हमने यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर आपकी शेयर अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम। ओके, चलिए बेटा आगे क्लास में इतना ही हो पाएगा ये, ठीक है। कल भी हम क्लास लेते हैं शाम को, तो उसमें और आगे थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूंगी मैं।